ठीक। अब हम जो है सबसे पहले कामायनी पे जितने कथन हैं, सामान्य कथन, विद्वानों कथन, ये पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन से थे, उपनाम क्या था, पत्रिका कहाँ से निकाले, फिर इसको लिखेंगे। तो अभी हमारा एक तरह से कामायनी स्पेशल लिख रहे हैं हम लोग। जैसे कामायनी पे जितने कथन, जितने जो कुछ हमको मिले सब इकट्ठा कर दिया है हमने। वहीं से शुरू करते हैं, लिखिए। पहला पॉइंट, कामायनी प्रसाद जी की ही नहीं, कामायनी प्रसाद जी की ही नहीं, समग्र हिंदी साहित्य की, समग्र हिंदी साहित्य की चरम उपलब्धि है। कामायनी प्रसाद जी की ही नहीं, समग्र हिंदी साहित्य की चरम उपलब्धि है। इसमें आदि पुरुष मनु और आद्या नारी, इसमें आदि पुरुष मनु और आद्या नारी श्रद्धा के संयोग से आदि पुरुष मनु और आद्या नारी श्रद्धा के संयोग से नूतन मानवीय सृष्टि के विकास की, नूतन मानवीय सृष्टि के विकास की कथा को महाकाव्योचित रूप दिया गया है। महाकाव्योचित रूप दिया गया है। अगला पॉइंट, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, स्वप्न के बाद संघर्ष, 11, स्वप्न, संघर्ष, कितना 11 था, 12 स्वप्न, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद।
चलिए अभी बाद में लिखाएंगे। आर.एस. चतुर्वेदी ने इसे चितानंद भी कहा है, अर्थात चिंता से, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थात चिंता से आनंद। अब देखिए इसमें प्रश्न और तरीका दोनों, चूँकि कल भी हम कह रहे थे कि भक्ति काल के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर उठेगा तो वो छायावाद से। तो जैसे वहाँ 4 महत्वपूर्ण कवि हैं वैसे यहाँ भी 4 ही लोग हैं। अब हमारा सवाल यह है कि यहाँ से कैसे प्रश्न उठेगा। यहाँ से जितना सवाल आपके उठते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर 1 श्रद्धा सर्ग, ईड़ा सर्ग, ये 2 सर्ग खास करके ऐसे सर्ग हैं जो आप ध्यान दीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलेबस में कहीं ना कहीं किसी न किसी जब कामायनी सिलेबस में रखी जाती है तो ये 2 सर्ग आपको जरूर मिल जाएंगे। अब हो सकता है उसमें आशा को भी जोड़ लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा अगर सिलेबस में रखे जाते हैं तो आशा, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्ग जो है वो श्रद्धा है। और श्रद्धा क्यों ना हो, क्योंकि कामायनी की धुरी क्या है, श्रद्धा है। कामायनी जिस पे घूमती है वो श्रद्धा है। कामायनी का अर्थ ही है काम की पुत्री, और काम की पुत्री थी श्रद्धा। तो वैसे तो इसमें पहला तो प्रश्न यही हो गया कि इसमें कितने सर्ग हैं, पहला कौन है, आखिरी कौन है। ये तो एकदम साधारण सवाल हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा कठिन सवालों की तरफ चलेंगे तब उसमें ये पूछेगा कि कामायनी का 5वां सर्ग कौन था, कामायनी की 4था सर्ग कौन था। ठीक, ये सवाल उठाएगा। सर ये सीरियल इसलिए सीरियल से है। वही अगला पॉइंट वही था कि इसका हमने सब का पहला पहला अक्षर जोड़ के, ठीक, इसका सूत्र बना लिया है। चियास्र, कावालक, ईस और निदर आ। आप भी ये काम जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। मैंने अपने से बनाया था याद करने के लिए। 15 सर्ग आसानी से तो याद होता ना, और भी सीरियल से। तो उसमें हमने यही किया था कि ची आश्र, चिंता, आशा, श्रद्धा, कावालक, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ई असस मतलब ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, और नी द र आ, निर्विभेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आप भी अपने, कोई जैसे ज़रूरी नहीं है ये कि आप इस तरीके से याद करें, लेकिन जब आपको सीरियल याद करना होगा, और ख़ास करके ये प्रश्न आ चुका है नेट में कि 5वां सर्ग कौन है, 4था सर्ग कौन है, 10वां कौन है, तब वहाँ आपको सीरियल की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे हम लोग याद कर रहे थे उसको, उस दिन हम लोग खूब रटे थे ना हिंदी नवरत्न। तो जैसे हिंदी नवरत्न हमने सीरियल से याद किया तो एक एडवांस चीज़ हो गई। हिंदी नवरत्न याद करना अलग चीज़ है, और सीरियल से याद कर लेना आप एडवांस में हो। सामने वाला परीक्षा वाला कुछ भी पूछे वो उसकी मर्जी, लेकिन जब आप सीरियल से याद है तो आप उसके एडवांस वर्जन पे हो। चाहे सीरियल से पूछिए पहला, दूसरा, चौथा, चाहे ये पूछ लीजिए कि उसमें रीत काल के कितने कवि थे, भक्ति काल के कितने कवि थे, आधुनिक काल के कितने कवि थे, चाहे जैसे पूछिए, तो वो चीज़ गड़बड़ नहीं होगी। तो इसको आप चाहें तो ये पहला पहला अक्षर जोड़ के सीरियल बना लें कि आपको सीरियल से याद होना चाहिए। ठीक, कोशिश करिए, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये कोई मैथ नहीं है। CH2 हमको अम्ल नहीं बनाना है, सीधे सीधे यही का खागा याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, कामायनी का अंगी रस श्रृंगार है। इसको मिटा दे रहे हैं। अंगी मतलब जानते हैं मुख्य रस या प्रधान रस। रस से एक सवाल याद आया, रामचरितमानस में कौन सा रस प्रधान है? इसलिए ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में भक्ति रस रखता है तो भक्ति रस सही होगा। अगर भक्ति शांत दोनों रहेगा तो भक्ति,
और अगर भक्ति नहीं मिलेगा तो शांत। चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्टतः लिखा है कि मानस में भक्ति रस प्रधान है। मिश्र और पांडे की किताब में स्पष्ट लिखा है कि मानस में भक्ति रस प्रधान है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने हल्के फुल्के विद्वान नहीं है, फूंक से उड़ा दो। ये उस स्थिति में होगा या तो ऑप्शन में ये रखा जाए कि भक्ति और शांत दोनों, और अगर उसे भक्ति रस पूछना नहीं होगा तो वो सिलेबस में रखे, उसमें ऑप्शन में रखेगा नहीं। ये ध्यान रखना है। आप उनका हिंदी साहित्य उद्भव विकास जब आप देखेंगे, उसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव विकास, एक और कौन सी है, अच्छा हिंदी साहित्य उद्भव विकास में ही है ये। हमने वहाँ आपको शायद लिखवाया भी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी शांत रस केवल नगेंद्र वाले में मिलता है बस। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल ने रसों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है कि मानस में कौन सा रस है। चलिए, कामायनी का अंगिरस श्रृंगार है और प्रमुख छंद नाटक या ताटंक। कामायनी का अंगिरस श्रृंगार और प्रमुख छंद हम कह रहे हैं, वैसे भी हम बदलने वाले हैं नहीं। नाटक छंद है। जैसे हम रूप घनाक्षरी देव घनाक्षरी पढ़ते हैं, वैसे ये एक छंद है, वही है। दरअसल देखिए, कोई भी महाकाव्य होता है तो एक छंद में नहीं लिखा जा सकता। महाकाव्य में छंद देखिए होते क्या हैं कि छंद भावों के अनुरूप व्यक्त किए जाते हैं, कि उसमें देखा जाता है कि श्रृंगारिक भाव हैं तो उनके अनुकूल कौन सा छंद है। ठीक, वीर रस अगर आया तो उनके अनुकूल कौन सा छंद है। अब या तो केशव दास की तरह रहे कि जितना छंद याद आता है सब डाल दे, ठीक, अजायब घर बना लें। अगला, कामायनी की पूर्ण लेखन की तिथि वाला सवाल आज जो है क्लियर कर लेते हैं। कामायनी की पूर्ण लेखन की तिथि संवत 1992। कामायनी की पूर्ण लेखन की तिथि संवत 1992। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1935। 36 भी आ रहा है, धैर्य रखिए। कामायनी की पूर्ण लेखन की तिथि संवत 1992 है, ब्रैकेट में 1935। प्रकाशन की तिथि 1936 है। प्रकाशन की तिथि 1936 है, जबकि इसके पांडुलिपि संस्करण, ये एक नया सवाल बन सकता है, जबकि इसके पांडुलिपि संस्करण का प्रकाशन सन 1971 में हुआ। पांडुलिपि संस्करण का प्रकाशन, पांडुलिपि मतलब जान रहे हैं, हाँ, जो कामायनी इन्होंने हाथ से लिखी थी, जिसमें इन्होंने बहुत काट पीट किया है कि ये छंद यहाँ जोड़ो वहाँ घटाओ, वो पांडुलिपि जो हाथ वाली थी वो सन 1971 में छपी है। ये एक अलग टाइप का सवाल हो जाएगा। अगला पॉइंट, प्रसाद को कामायनी लेखन की सर्वाधिक प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से मिली। प्रसाद को कामायनी लेखन
की सर्वाधिक प्रेरणा सतपथ ब्राह्मण से मिली। कहने का मतलब सतपथ ब्राह्मण की चर्चा इसलिए होती है कि जो ये जल प्लावन की जो घटना है जिसको इन्होंने आधार बनाया, किसी को बताएंगे कि जल प्लावन की घटना पे एक महाकाव्य और लिखा गया है और उसमें पूरी कामायनी की कथा का अनुकरण किया गया है, बताएंगे? बस बात यही है कि वो चर्चित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पृष्ठ पेषण किया है। छोड़ देते हैं, आप लोग इसको खोजिएगा। मतलब ये है कि कामायनी की घटना का पूरी तरह से, जैसे जायसी का अनुकरण पूरी तरह से उस्मान ने कर लिया था, किया था ना, वैसे कामायनी का अनुकरण पूरी तरह से उन्होंने किया है और छायावाद के ही कवि हैं, ये भी बता दें। और सवाल इतना है कि वो चर्चित नहीं है, लेकिन कामायनी की घटना का उन्होंने पूरी तरह से अनुकरण किया है, इसलिए पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट, नहीं, राम कुमार वर्मा को उत्तरायण राम कथा पे है। हम ये कह रहे हैं कि वो भी जल प्लावन की घटना पर, कामायनी किस पे है? जल प्लावन की घटना पे, वो भी जल प्लावन की घटना पे है और छायावाद के ही हैं। पढ़े होंगे लेकिन अब यही है कि ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप खोजिए। अगली रचना, कामायनी अपनी समग्रता में एक समासोक्तिमूलक काव्य है। कामायनी अपनी समग्रता में एक समासोक्तिमूलक काव्य है, डैश करके डॉक्टर नगेंद्र लिख दीजिए, नगेंद्र के अनुसार भी है। ध्यान रखिए, रामचरितमानस भी, सॉरी, पद्मावत भी समासोक्ति है आचार्य शुक्ल के अनुसार। बस केवल यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये नगेंद्र के अनुसार है, वो समासोक्ति अन्योक्ति जानते हैं। चलिए अलंकार पढ़ेंगे तब आएगा। अगला लिखिए, कामायनी की मूल चेतना व्यक्तिवादी एवं आध्यात्मवादी है। कामायनी की मूल चेतना व्यक्तिवादी एवं आध्यात्मवादी है। अगला पॉइंट, कामायनी की मूल कथा वस्तु है, कामायनी की मूल कथा वस्तु है देव डैश करके असुर। कामायनी की मूल कथा वस्तु है देव, असुर और मानव संस्कृतियों की टकराहट। यही सवाल हमसे पीजीटी में पूछ लिया था कि देव और असुर संस्कृतियों की टकराहट क्यों हुई। ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कामायनी शुरू करवाई, हमने पहली लाइन बताई, उन्होंने कहा व्याख्या करिए, तो हमने बताया कि जल प्लावन आया और मनु की नाव चोटी के शिखर पे पहुंच गई। तो उन्होंने कहा जल प्लावन क्यों आया? हमने कहा देव असुर संस्कृतियों की टकराहट से आई। तब उनका सवाल था देव असुर संस्कृतियों की टकराहट क्यों हुई। अब ये आप लोगों पे हम छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग सोचिए कि देव और असुर संस्कृतियों की टकराहट क्यों हुई। भाई उसी टकराहट से जल प्लावन हुआ। सर देवता अपने कार्य से विमुख हो गए। आप थोड़ा सा उस पर खोज लीजिए सही सटीक लहजे में, चूंकि बात इंटरव्यू की थी, वहाँ घुमा फिरा के बताने पर नुकसान, और सीधा सीधा स्वीकार कर लिए सॉरी सर मुझे नहीं मालूम है, तो इसमें फ़ायदा था। बाद में हमने इसे खोजा पढ़ा, तो आप भी इसको खोजिए पढ़िए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। हमको मिला था, ये एक बड़ी अच्छी किताब थी परमानंद श्रीवास्तव की, उसमें मिल गया था। अगला,
कामायनी काव्य दर्शन एवं मनोविज्ञान की त्रिवेणी है। टकराहट है। हैं? नहीं तो नचाए रहिए ना। कामायनी काव्य दर्शन एवं मनोविज्ञान की त्रिवेणी है। लिख लिए, काव्य दर्शन एवं मनोविज्ञान की त्रिवेणी है। अगला, कामायनी महाकाव्य में छायावादी संवेदना संवेदना का अर्थ समझते हैं? संवेदना क्या है? आर्य चतुर्वेदिक किताब जाके ठीक से पढ़ो, उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो संवेदना क्या है, इसको जाके वहाँ से पकड़ के लाओ। हम मान रहे हैं कि आप समझ रहे हो, लेकिन समझना एक बात है और उसे अपने सही शब्द में व्यक्त करना अलग बात है। हम समझ रहे हैं संवेदना आप समझ रहे हो, लेकिन संवेदना को व्यक्त कैसे करोगे, किन शब्दों का इस्तेमाल करोगे? ठीक। कामायनी महाकाव्य में छायावादी संवेदना अपनी समग्रता में मूर्तिमान है। अपनी समग्रता में मूर्तिमान है। आगे लिखना नहीं है, हो सकता अभी कहीं लिखेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे द्विवेदी युगीन पूरी संवेदना साकेत में है, वैसे छायावाद युगीन पूरी संवेदना कामायनी में है। ये दोनों तुलनात्मक भी हो सकता अभी आगे पीछे कहीं लिखा गया हो। आगे, प्रसाद के महाकाव्य कामायनी को सौंदर्य का चपल शिशु भी कहा जाता है। प्रसाद के काव्य कामायनी को सौंदर्य का चपल शिशु भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, कामायनी को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य कहा जाता है। है कोई मनीषा इसमें? नहीं है। कामायनी को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि काव्य को दर्शन की ऊंचाई तक ले जाने में जितने भी कवि थे आधुनिक काल में, प्रसाद का अतिक्रमण कोई नहीं कर पाया। कि काव्य को दर्शन की ऊंचाई तक, मतलब उसे वहाँ तक पहुँचाने का जो इनको श्रेय है वो और किसी कवि के पास नहीं है। एक दिन चर्चा हो रही थी हमारे गुरुजी से, तो उन्होंने मतलब यही चीज़ हमने कहा कि सर उसमें राम की शक्ति पूजा भी है। तो उन्होंने कहा कि राम की शक्ति पूजा 38 में आती है और 36 में छायावाद समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से निराला का जो श्रेष्ठ साहित्य है वो ध्यान दीजिए आप 36 के बाद आता है। केवल 35 में सरोज स्मृति आती है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा दोनों 38 में आती हैं। कौन? 35, 36, 38। मतलब एक तरह से ये था कि निराला का जो श्रेष्ठ साहित्य है उसके पहले इनका मतलब कामायनी इनकी आ जाती है। बस केवल ये चर्चा हो रही थी कि छायावाद का सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है, उस संदर्भ में विचार विमर्श हो रहा था। तो उन्होंने वही चीज़ वहाँ पे दिखाया। और वैसे भी उम्र कितनी मिली उनको,
35 साल, 36 साल कितनी थी? 1890 अगर मान लिया जाए, और 1937, 47 साल। अपने यहाँ जो ज़्यादा काम करते हैं वो बहुत दिन तक जीते नहीं। भारतेंदु भी 35 साल में चले गए थे। आगे, कामायनी में बुद्धि तत्व के विरोध में, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपको मूल चीज़ ये समझना है कि कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध है। ये जो मूल बात ये है, श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का, और ईड़ा बुद्धि का। इसलिए हमेशा जो है उन्होंने महत्ता किसे दी है? हृदय को, श्रद्धा को। ईड़ा को उन्होंने, लेकिन प्रसाद बहुत दूरदर्शी आदमी थे। जब श्रद्धा का पुत्र जो मानव था, जब ये लोग हिमालय पर चले गए तपस्या करने के लिए, तो अपने पुत्र को किसको सौंप के जाते हैं? वो जानते थे आने वाला समय बुद्धिवाद का है, इसलिए मनुष्य किसके शरण में जाए? बुद्धि के शरण में। ये हैं प्रसाद। महत्व तो उन्होंने हृदय को दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस में उन्होंने देखा? बुद्धिवाद में। इसलिए मानव जो छोटा बच्चा था उसको ईड़ा को सौंप के जाते हैं, और जीवन भर विरोध बुद्धि का करते हैं। ठीक, आगे लिखिए, यही पॉइंट है ये। कामायनी में बुद्धि तत्व के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए शैव दर्शन के आनंदवाद में जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना गया है। जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना गया है। अगला पॉइंट, कामायनी एक नायक प्रधान महाकाव्य न होकर नायिका प्रधान महाकाव्य है। एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। अगला पॉइंट, कामायनी के इच्छा, क्रिया और ज्ञान को कामायनी में एक बड़ी अच्छी लाइन है और आप लोगों के ऊपर बड़ी अच्छे से लागू होती है। कोई भी पंक्ति केवल पंक्ति के लिए ना पढ़िए, कोई भी पंक्ति अपने जीवन पर उसे लागू करने के लिए भी पढ़िए। जो इच्छा क्रिया ज्ञान वाली लाइन है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। ज्ञान हम कुछ और प्राप्त करते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, काम कुछ अलग करते हैं। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, और इच्छा कुछ और है। तो ये सब के ऊपर लागू है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके। जो चाहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो सोचते नहीं हैं। यह विडंबना है जीवन की। जब आप जिस दिन ये इन तीनों को आप मिला लेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे और जो करेंगे उसी की इच्छा करेंगे, तो आपको कष्ट नहीं होगा और आपको जो सफलताएं, जो चीज़ आप सोचते हैं वो ज़रूर मिल जाएगी। ये कुछ मतलब इतनी बेहतरीन पंक्तियां हैं कामायनी की, इसे याद करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती। ठीक, लिखिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या कहा है। कामायनी में इच्छा, क्रिया और ज्ञान को डॉक्टर नगेंद्र ने संस्कृत, विज्ञान और राजनीति का समन्वय कहा है। संस्कृत, विज्ञान और राजनीति का समन्वय कहा है। अगला पॉइंट, संस्कृत, विज्ञान और राजनीति का समन्वय कहा है। अगला पॉइंट, कामायनी के संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी के संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने निबंध लिखा डैश करके दोष सहित दूषण रहित, नहीं दोष रहित दूषण सहित है, दोष रहित दूषण सहित। ये निबंध या ये लेख लिखने वाले दिनकर हैं और उन्होंने लिखा था कामायनी पर, दोष रहित दूषण सहित। अगले 2-3 पॉइंट और हैं। कामायनी का लेखन सन 1928 से 1935 के बीच कुल 7 वर्षों में पूरा हुआ। कामायनी का लेखन सन 1928 से 1935 के बीच कुल 7 वर्षों में पूरा हुआ। हमने कहीं पढ़ा था सन 1928 में हंस में, और हंस में नहीं, हंस तो 30 में आई। विशाल भारत में कि किसमें जो है इनका वो छपा था कामायनी का पहला अंक। मतलब ये बच्चन सिंह के आधुनिक वाले इतिहास से है कि अब आप खुद सोच लीजिए कि कामायनी को लिखने में इनको 7 साल लगे हैं। ठीक, अगला पॉइंट, कामायनी की धुरी श्रद्धा पर आधारित है। कामायनी की धुरी श्रद्धा पर आधारित है। 2-4 मिनट इसको हम बता के तब चलें। आपको ये सवाल करना चाहिए कि आखिर बात कौन सी थी कि बुद्धिवाद का इन लोगों ने विरोध क्यों किया। और ख़ास करके आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि 1928 देख रहे हो ना। चलिए हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। 1929 नहीं 30 है शायद, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, 1930 है शायद। विचार भी थी 29 है, 29-30 में कंफ्यूज था कुछ। विचार भी थी जब लिखा जा रहा था, उसमें भी मनोविकारों को निबंध का रूप दिया जा रहा था। एक ही समय में एक चरम आलोचक जैसे सोचता था, वैसे ही एक चरम कवि भी सोचता था। दोनों लोग देखिए, ये 1929 में विचार बीथी आता है, 28 से कामायनी का लेखन शुरू होता है। इनके निबंधों का नाम है श्रद्धा और भक्ति, और इनके सर्ग का नाम है श्रद्धा। इनके का नाम है क्रोध, उनके का नाम है कर्म।
ऐसा क्यों था? एक कहता है कि यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि, पर हृदय को साथ में लेकर, और एक कहता है कि बुद्धि जो है एक तरह से मतलब फंसाने वाली है, या एक तरह से कर्म के जाल में उलझाने वाली है। कहाँ से आई ये सब चीज़? कुछ समझ में आया? कहाँ से आई? नहीं आई। देखिए, जब आप थोड़ा सा दर्शन में चलेंगे, हम लोग दर्शन के छात्र रहे हैं, कि पहले आदर्शवाद, यथार्थवाद, फिर सबसे लास्ट में आया अनुभववाद। और अनुभववाद में जॉन लॉक, कांट, कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अनुभव को बहुत महत्व दिया। और उस अनुभव के महत्व के विरोध में सबसे ज़्यादा जो है जो चीज़ उभर के आई वो था अतिशय बुद्धिवाद का विरोध। और अतिशय बुद्धिवाद का सबसे ज़्यादा विरोध किया टॉल्स्टॉय ने। टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का प्रभाव इन लोगों पर था, खास करके जयशंकर प्रसाद पर। तो ये जो बुद्धिवाद का विरोध करते हैं ये लोग, इनके बुद्धिवाद का मतलब अतिशय बुद्धिवाद से है, केवल साधारण बुद्धिवाद नहीं। जैसे आज विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का विकास इस तरह से हो रहा है कि आप देखिए पाश्चात्य जगत की फिल्मों का, कि देखिए रोबोट ही नए रोबोट बनाएंगे, और ऐसी समस्या आ रही है कि धीरे धीरे ऐसा ना हो कहीं एक दिन कि इंसान को रोबोट ख़त्म कर दें। भाई, आप जब उसमें इमोशंस डाल दे रहे हैं, सोफिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उसे नागरिकता दे दी गई सऊदी अरब द्वारा, और ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं कि जो खुद सब कुछ अपना मेंटेन कर लेंगे, आदमी से बात कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो ये एक तरह से क्या है? बुद्धिवाद की अति है। और ये अति कहीं ना कहीं मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। अगर भगवान ना करें कि रोबोट ऐसी स्थिति में आ गए कि वो सब कुछ काम अपना अपना रोबोट बनाने में सक्षम हो जाएं, अपनी जो कुछ समस्या है ठीक करने में सक्षम हो जाएं, हमारे इमोशंस को समझ लें, भावों को समझें, तो क्या करेंगे? तब तो वो कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करो। भाई, उसमें वो संवेदनाएं नहीं है ना कि काटने पे दर्द होगा, उसको थोड़ा ही होगा। आपने वो पिक्चर देखी होगी कि वो अपने मालिक को भी कहता है इसे मार दो, तो वो उसे मार देगा। तो ये जो अतिशय बुद्धिवाद था, इसी का विरोध इसमें किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अतिशय जोड़े रहिए, केवल बुद्धिवाद नहीं। बिना बुद्धिवाद के आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए जो कामायनी के सर्ग हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा है, दूसरे नंबर पे ईड़ा है। ठीक, और इसी बात को लेके शुक्ल जी ने इनकी बहुत आलोचना भी की है कि इन्होंने बुद्धि को श्रद्धा की दासी बना दिया है। आप जब कामायनी पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को देखेंगे। अगली हेडिंग कामायनी के पात्र। जो कामायनी में मिलते हैं वो 8 पात्र मिलते हैं। ठीक, जो जिनकी वहाँ उल्लेख या चर्चा हुई है, ये किसी किताब से नहीं, कामायनी से ही हमने नोट किया है। तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा जो तीनों मुख्य हैं। उसके बाद मानव, असुर पुरोहित, आकुल किरात, अब ये किसके किसके प्रतीक हैं? उसमें ज़्यादातर यही 4 जो है यही हैं। मनु के, तो ये आधुनिक मानव,
मानव मन कह दीजिए, मन को सीधे सीधे मन ही कर दीजिए। श्रद्धा को हृदय, इड़ा को बुद्धि और मानव को आधुनिक मानव कर दीजिए। मतलब एक तरह से ये मानव मानवता का प्रतीक है, आधुनिक सभ्यता का जो नया मानव है। क्या? अरे उनका पुत्र मानव था कि कुमार था? चलिए कुमार। देखिए इसमें ये कथा इस तरह से प्रतीकात्मक है कि इसमें जो इतिहास का ढांचा लिया गया है बस केवल उसमें ढांचा ही है, और इतना महीन ढांचा, इतना हल्का ढांचा है कि शुक्ल जी इसे बहुत दबे बुझे मन से महाकाव्य मानते हैं, सीधे सीधे महाकाव्य मान भी नहीं पाते। क्योंकि आप देखेंगे कि आधुनिक काल में जो जितने महाकाव्य या लंबी कविताएं हैं वो घटना प्रधान से उठकर चरित्र प्रधान होने लगी। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यही हम लोग पढ़ रहे थे ना 1928, 1929, इसी समय आप देखिए 1926 में रंगभूमि भी लिखा जा रहा है। तो जो काम निबंधों में शुक्ल जी कर रहे हैं वही काम कविता में प्रसाद कर रहे हैं, और उपन्यासों में प्रेमचंद भी बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। नहीं ठीक है, हाँ हाथ में ले रही है। तो वो काम नहीं, उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी कुछ। तो जो है आप रखिए, हम वहीं हाथ पे लेते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि ये बुद्धिवाद का विरोध केवल यहीं तक सीमित नहीं था। ये बुद्धिवाद का विरोध कथा साहित्य में भी है, कहानी साहित्य में, और एक तरह से कविता और निबंधों में थोड़ा सा शुक्ल जी बुद्धिवाद के पक्ष में चलते हैं। इसीलिए उनकी यात्रा के लिए बुद्धि निकलती है, हृदय नहीं निकलता। वो हृदय को साथ लेकर, अर्थात उनके लिए मुख्य विषय बुद्धि थी, हृदय पीछे था। और इन लोगों के लिए क्या था? हृदय आगे था, बुद्धि पीछे थी। ये चीज़ें हैं। चलिए कामायनी पर आलोचकों के मत। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कामायनी पर आलोचकों के मत, मतलब कामायनी को किस आलोचक ने क्या कहा है। पहला लिखिए, डबल न्यूटेड, सब डबल न्यूटेड कॉमन रहेंगे। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में डॉट, क्योंकि लंबा कथन था तो बीच में छोड़ दिया गया है, जो जरूरी थी उसे नोट कर लिया गया है। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में, उसके बाद ऐसे छोटा छोटा डॉट करके फिर आगे लिखिए, चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। मानवता का रागात्मक इतिहास, तो ये मानवता का रागात्मक इतिहास तक अंडरलाइन कर लीजिए, यही इसमें सबसे खास चीज़ है। मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, डैश करके आचार्य शुक्ल। यहाँ एक चीज़ हम और बता दें, आप शिल्पी या कुछ साल्व करेंगे तो वहाँ रागात्मक इतिहास शुक्ल जी का देता है, रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी का।
लेकिन नंदुलारे वाजपेयी नहीं है, वो गलत है। रागात्मक और रसात्मक दोनों शुक्ल जी का है और मेरे पास दोनों के साक्ष्य हैं। ये जो लिख रहे हो वो शुक्ल जी के इतिहास में 462 नंबर पेज पे है और जो रसात्मक लिख रहे हो वो रामचंद्र तिवारी में 627 नंबर पेज पे है। तो नंद दुलारे वाजपेयी को दिमाग से निकाल दीजिए। रागात्मक या रसात्मक दोनों आए तो कौन होंगे? आचार्य शुक्ल। और जिसको संदेह हो, कन्फ्यूजन हो, पेज संख्या हम बता दिए हैं, जाके आप, और अगर कोई नंद दुलारे वाजपेयी को कहीं किसी किताब में खोजा हो तो वो मुझे दिखा दे, मैं मान लूँ। समझ रहे हैं? मैंने खोजा है, मुझे मिला है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगला लिखिए, कामायनी में उन्होंने मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। डबल नोटेड कामा में, कामायनी में उन्होंने मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, डैश करके आचार्य शुक्ल। मानवता का रसात्मक, वहाँ रागात्मक था, यहाँ रसात्मक है, केवल इतना अंतर है। रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, डैश करके आचार्य शुक्ल। अगला पॉइंट, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के विकास का यह विराट मानव सभ्यता के विकास का यह विराट रूपक। त्रिपाठी जी, रूपक का मतलब, रूपक मतलब है? हम रूपक पूछ रहे हैं, रूपक। पहले ध्यान से सुनिए, हम पूछ क्या रहे हैं। सोनू, रूपक का भेद नाटक है, नाटक का भेद रूपक नहीं है। रूपक क्या है? रूपक का मतलब जिसमें किसी दूसरे का रूप धारण कर लिया जाए। रूपक में क्या होता है? राजा बनते हो तो क्या होता है? किसी का रूप धारण कर लेते हो। रूपक के 10 भेद हैं, नाश डीबी या प्रभा प्राव्यायी। 18 उपभेद हैं, वहाँ हम सब डिटेल से लिखवाएंगे। लेकिन रूपक का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का रूप जब धारण कर लिया जाए तो उसी विधा को कहते हैं रूपक। यहाँ भी जितने पात्र इनके हैं वो क्या करते हैं? जो हैं वो तो हैं ही, किसी और को भी धारण कर लेते हैं। इसीलिए कामायनी को एक रूपक के रूप में भी माना गया है या आलोचना की गई है। आगे लिखिए, मानव सभ्यता के विकास का यह विराट रूपक, ब्रैकेट में क्या? कामायनी। साहित्य के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में एक अद्भुत प्रयोग है। साहित्य के इतिहास में एक अद्भुत प्रयोग है, एक अद्भुत उपलब्धि है। एक अद्भुत प्रयोग है, एक अद्भुत उपलब्धि है, डैश करके डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट पॉइंट खूब पूछा जाता है, कामायनी छायावाद का उपनिषद है। कामायनी छायावाद की उपनिषद है।
कामायनी छायावाद की उपनिषद है डैश करके शांत प्रिय द्विवेदी। ये मुझे लग रहा कि हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला जो दिए थे उसमें आया था ये प्रश्न। अगला पॉइंट, कामायनी छायावाद की उपनिषद है। अगला, कामायनी मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है। कामायनी मानव संस्कृति के विकास का, कामायनी मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है डैश करके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ देखिए चार पॉइंट मिलते जुलते हैं और अगर आप पढ़ेंगे नहीं या इसे दोहराएंगे नहीं तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे। मानवता का रागात्मक इतिहास, रसात्मक इतिहास शुक्ल जी, मानव चेतना का विकास नगेंद्र, मानव संस्कृति के विकास का आख्यान चतुर्वेदी। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी अंतर की, लेकिन अगर आप इसे बस एक चीज़ है दोहराएंगे नहीं तो उतना ही कन्फ्यूजन होगा। जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन इसका मतलब उतने कम आपने दोहराया। आगे, कामायनी अपने आप में चित्त का विराट वपुमंगल है। चित्त का विराट व चित्त का विराट वपुमंगल है डैश करके बच्चन सिंह। ये दरअसल चित्त का विराट वपुमंगल कामायनी की ही लाइन है, उसी को उन्होंने उठा के सीधे रख दिया है। मतलब नहीं पता। कामायनी अपने आप में चित्त का विराट वपु मंगल है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला पॉइंट बड़ा बढ़िया है भाई और पूछे जाने योग्य है। वैसे तो सब पूछे जाने योग्य हैं, लेकिन ये इस नज़रिए से महत्वपूर्ण है कि कामायनी की जितनी आलोचना लिखी गई उसमें से कामायनी एक पुनर्विचार बड़ी महत्वपूर्ण विचारोत्तेजक रचना थी और उन्हीं का ये कथन है। लिखिए, अपनी सभी कमियों के बावजूद कामायनी एक सच्ची और खरी रचना है। अपनी सभी कमियों के बावजूद कामायनी एक सच्ची और खरी रचना है। डैश करके मुक्तिबोध। और ये भी आप लिखिए ना, लेकिन जानते रहिए कि ये किस पुस्तक से होगी। कामायनी एक पुनर्विचार। कब आई त्रिपाठी? एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं याद, लेकिन मुझे याद आ रहा 1961 है कामायनी एक पुनर्विचार। आगे लिखिए, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। मुक्तिबोध। कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है। अब
ट्रीटाइज का अर्थ क्या है, इसको खोजो। कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला पॉइंट, यह आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है। यह आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है। रामनाथ सुमन। यह आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है, डैश करके रामनाथ सुमन। अंत में सबसे अंतिम पॉइंट, शुक्ल जी का एक कथन और है, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। इसमें वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की इसमें वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज 2-3 जगह है। इसमें वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज 2-3 जगह है। कहने का मतलब शुक्ल जी का क्या है, डैश करके शुक्ल जी। कहने का मतलब शुक्ल जी का ये है कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित, साम्यवाद का मतलब क्या हुआ, मार्क्सवाद। तो शुक्ल जी का कहना है कि 2-3 जगहों पर कामायनी में मार्क्सवाद के स्वर सुनाई पड़ते हैं। ये तो हो गया जो कामायनी पे हमने इकट्ठा कर रखा था। अब अन्य तथ्य, अब अन्य में सब कुछ आ जाएगा। लिखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कलाधर उपनाम से, कलाधर के बगल ब्रैकेट में आप चंद्रमा लिख लीजिएगा, एक एडवांस चीज रहेगा ये। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में, कलाधर को अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रज भाषा को अंडरलाइन कर लीजिए। सन 1906 में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सन 1906 में भारतेंदु नामक पत्रिका में छपी थी। छोटा छोटा बनाएंगे तो इसमें 2-3 सवाल हो गए कि किस मतलब भाषा में थी, किस पत्रिका में थी, वो पत्रिका कब छपी थी, मतलब डेट क्या थी। छोटी छोटी चीज़ें इसमें बनेंगी। उसी में आगे लिखिए, जिसका शीर्षक था सावन पंचक, जिसका शीर्षक था सावन पंचक। इसी में कर दीजिए। जो प्रथम रचना इनकी छपी थी उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक। सावन पंचक डैश करके वो पहली लाइन भी लिख दीजिए जो इतिहास की किताबों में मिलती है। सावन आए वियोगिन केतन, आली अनंग लगे अति सावन। लिखें।
इसमें एक यही है, फंसने फंसाने, कठिन अनंग का मतलब जिसका अंग ना हो, अन अंग, इसी को कहते हैं मनोज, मनः धंजा। आइए सुनील, आइए आइए, बैठिए 2-4 मिनट के लिए तब। कितना बज रहा है? 8:18। रामानंद इसे बंद कर लीजिए।